नमस्कार, योर मनी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित। योर मनी, जहां पर हम बातचीत करते हैं पर्सनल फाइनेंस से जुड़े अलग अलग टॉपिक्स पे, पर्सनल फाइनेंस से जुड़े सवालों पर, पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी हुई हर उस छोटी बड़ी बारीकियों पर जिनके जरिए आप अपने निवेश को और बेहतर कर सकते हैं, अपने निवेश को सुचारू रूप से चला सकते हैं, अपनी जर्नी को और बेहतरीन बना सकते हैं और आराम से अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। इन सब एस्पेक्ट के लिए हमारे साथ अलग अलग जानकार जुड़ते रहते हैं, उनसे हम बातचीत करते रहते हैं। लेकिन अगर आपका भी कोई सवाल है या आपका कोई फीडबैक है, आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, पर्सनल फाइनेंस से जुड़े किसी भी तरीके से आप परेशान हैं, कोई सवाल पूछना चाह रहे हैं, तो आप हमारे साथ इन माध्यमों के जरिए जुड़ सकते हैं। आप फेसबुक के जरिए, एक्स के जरिए यानी कि ट्विटर के जरिए आस्क आवाज योर मनी हैशटैग का इस्तेमाल करके जुड़ सकते हैं। आप ईमेल कर सकते हैं yourmoney@nw18.com पर, या फिर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 7045220000। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिस पर भी आप सीधे सीधे सवाल भेज सकते हैं और हमारे जानकारों से जुड़ सकते हैं, अपने सवालों के ऊपर जवाब दे सकते हैं। अलग अलग जानकार हमारे साथ मौजूद रहते हैं और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए वाइज इन्वेस्ट के सीईओ हेमंत रुस्तगी सर मौजूद हैं। हेमंत सर से आज हम बातचीत करेंगे रैंडम टॉपिक्स के ऊपर भी और साथ साथ, क्योंकि दर्शकों सवाल बहुत सारे आ रहे हैं, तो उन सवालों के जवाबों के ऊपर भी। हमारे साथ पहले दर्शक मौजूद हैं, पुणे से बातचीत करने के लिए नितिन सातव साहब मौजूद हैं। नितिन जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका, पूछिए। सर एक्चुअली मुझे 1 करोड़ का टारगेट है मेरा बच्चों की जैसे एजुकेशन एंड मेरा रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए। ओके। तो मैंने कुछ म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो आपको सेंड किया था। जी जी, हमारे पास है वो। हाँ जी सर, तो आप प्लीज मुझे रिव्यू करके बताइएगा प्लीज। तो नितिन जी, सही है या कुछ चेंजेस की जरूरत है? नितिन जी, 2-3 चीजें बताएं। पहला, आपने निवेश शुरू कब से किया, और दूसरा, आपने टाइम फ्रेम क्या रखा है वो 1 करोड़ के कॉर्पस के लिए? जो 15 साल आपने हमें बताया, ये 15 साल? जी सर, मोर देन 15 ईयर्स सर। ओके। और यह निवेश आप कब से शुरू किया आपने बाजार में? लास्ट 1 ईयर सर। 1 ईयर। तो अब तक का जो आपका जर्नी था वो कैसा रहा? सर पॉजिटिव रहा। 15 to 18% तक मुझे मिला है अभी तक। ओके। ये आपको रीजनेबल लग रहा है या ये कम लग रहा है? रीजनेबल है सर एक्चुअली। ये इसलिए पूछना जरूरी है कि बाजार की उम्मीदें आप क्या लगाते हो वो सबसे जरूरी है। उसके हिसाब से ही पोर्टफोलियो का रिटर्न तय होगा आगे चल के, क्योंकि जितना आप रिटर्न की उम्मीदें बढ़ाओगे उतना रिस्क भी बढ़ता चला जाएगा। खैर, हेमंत सर, आपको इनका सवाल हमने भेजा ही हुआ है, इनका फंड आपको भेजे हुए हैं। इन्होंने 13,500 रुपए की एसआईपी कर रखी है। 43 साल इनकी उम्र है। 15 साल के लिए ये कॉर्पस को और बढ़ाना, मतलब 15 साल में 1 करोड़ रुपए का लक्ष्य साध के बैठे हैं, जो इतना टफ नहीं है अगर थोड़ा सा स्टेप अप कर भी लिया जाए तो। 1 साल का इनका नजरिया है। मेजर फंड्स जो हैं वो सही है, क्योंकि फंड्स में ऐसा कोई खास डिसबैलेंस नहीं दिखाई पड़ रहा है। ना ये एक सेक्टर पे ज्यादा एक्सपोजर है, ना ये स्मॉल कैप में ज्यादा एक्सपोज है, लार्ज कैप में ज्यादा एक्सपोज है। आप कैसे रीड कर रहे हो, क्या राय रखते हो इनके लिए? आई थिंक सर बिल्कुल आपने सही कहा, पोर्टफोलियो अच्छा है। आई थिंक जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी किसी भी निवेशक की, स्पेशली जब आप 15 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, वो होनी चाहिए यहाँ पे है। तो सिस्टमैटिकली जब आप इन्वेस्ट करते हो तो ऑब्वियसली सबसे बड़ा डर एज एन इन्वेस्टर जो हमें इक्विटी में होता है वॉलेटिलिटी का, ना ही आप उसको अच्छे से टैकल कर पाते हो, क्योंकि आप उसको अपने एडवांटेज के लिए भी टर्न करते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आप जब डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्ट करते हो तो आपको एवरेजिंग का फायदा होता है। तो मैं कहूंगा कि इनकी जो स्ट्रैटेजी है और जो उन्होंने सोच है, जिस तरीके से इन्वेस्टमेंट किया, वो बिल्कुल सही है। अब जैसा उन्होंने कहा कि करीब करीब 15 साल का इनके पास समय, 1 साल से ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इनकी जो करंट इन्वेस्टमेंट है वो 14,500 की एसआईपी से इन्वेस्ट करते हैं। इनका जो एक्यूमुलेटेड कॉर्पस है इनकी अभी तक इन्वेस्टमेंट 4 लाख की है और उसकी वैल्यू करीब 11.5 लाख इन्होंने कहा है, जो अभी तक वहां पे पहुंच गए हैं। तो अगर हम इनकी एसआईपी को कंसिडर करें और जो एक्यूमुलेटेड कॉर्पस है उसको हम कंसिडर करें, अगले 15 साल तक अगर वो ग्रो करने दें उसको, 12% का रिटर्न हम मान के चले तो 1.25 करोड़ के ऊपर इनका कॉर्पस बनेगा। तो मुझे लगता है कि जो इनका टारगेट है 1 करोड़, उससे कहीं ज्यादा वो कॉर्पस बना पाएंगे। एक ही चीज मैं उससे पहले कि मैं इनके फंड्स के ऊपर कहना चाहूंगा कि हमेशा अच्छा रहता है कि आप प्रोसेस की शुरुआत को अच्छी कीजिए, लेकिन आगे जाके भी 2 चीज कीजिएगा। एक, अपना जो टारगेट है उसको रिवाइज कीजिए, क्योंकि आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, आपकी इनकम बढ़ती है, तो जो आपका टारगेट है रिटायरमेंट का, अगर वो भी बढ़ना चाहिए उसके हिसाब से। और कोशिश कीजिए कि जैसे आपकी इनकम बढ़ती है उसका कुछ हिस्सा इन्वेस्टमेंट में भी आए, जिसको हम स्टेप अप एसआईपी बोलते हैं, जिसका जिक्र सुमित आपने भी किया। तो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी निवेशक के लिए। अब अगर इनके पोर्टफोलियो पे आए तो इनके पास 2 तरह के फंड्स हैं।
इक्विटी फंड्स, और जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, वेल डाइवर्सिफाइड फंड है, इक्विटी फंड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो उसके अंदर कंटिन्यू कर सकते हैं। अब क्योंकि इनका टाइम होराइजन 15 साल का है, हालांकि जो हाइब्रिड फंड्स हैं इनके पोर्टफोलियो वो भी काफी अच्छे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर वो प्योर इक्विटी में जाए, क्योंकि 15 साल का समय है, तो उनको बेहतर रिटर्न उसमें मिल सकते हैं। तो जैसे इनके पास एसबीआई हाइब्रिड है, तो वहां पे एसबीआई कॉन्ट्रा को देख सकते हैं, और दूसरा जो है एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज है, वहां पे एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप देख सकते हैं। तो ये दो बदलाव कर लीजिए। वो मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपके पास समय है लंबा, और उसका आपको सही फायदा होगा क्योंकि आप सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट कर रहे हो। तो दो बदलाव, हाइब्रिड से इक्विटी में जाइए, अदरवाइज अप्रोच जैसा मैंने कहा बिल्कुल सही है। कोशिश कीजिए अपने टारगेट को रिवाइज करें, अपने इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ाते रहें। एक सवाल और हेमंत सर मैं इसमें पूछना चाहूंगा आपसे, 18% की रिटर्न इनको एक साल में मिला है, विच इज नॉट अ CAGR, अभी तो ये एब्सोल्यूट रिटर्न है, लेकिन क्या अगर यही रिटर्न CAGR मान के चलें, या क्या इससे कम का रिटर्न आता है, तो आपके हिसाब से आप क्या रिटर्न देख रहे हो जो इनके लिए एक अच्छा रिटर्न होगा इनके गोल को अचीव करने के लिए? देखिए, इस समय उसको देखने का सही तरीका ये है कि अगर हम मान लीजिए पास्ट परफॉर्मेंस को भी देखते हैं, अगर हम 15 साल के रिटर्न की बात करें, तो रिटर्न ऑब्वियसली 12% से कहीं ज्यादा है। होता क्या है कि जब आप बहुत ही एग्रेसिव एक एज्यूम रेट ऑफ रिटर्न लेके चलते हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि आप उसके बेसिस पे अपनी इन्वेस्टमेंट अमाउंट को कम कर दें, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर कहीं ना कहीं आपको गैप का सामना देखना पड़ेगा। दूसरी बात, अभी हमने बजट के अंदर रिसेंटली देखा, जैसे कैपिटल गेन टैक्स जो है 10% से 12.5% हुआ। ऑब्वियसली वो वहां पे रुकने वाला नहीं है, आप ये मान के चलिए कि आगे जाके वो और भी बढ़ेगा। तो जब हम 12% की बात करते हैं, तो हम बेसिकली बात कर रहे हैं पोस्ट टैक्स, क्योंकि ग्रॉस रिटर्न और पोस्ट टैक्स पे दोनों में फर्क है। तो मेरा ये मानना है कि हमेशा थोड़ा गैप रख के चलिए, थोड़ा कंजर्वेटिव रिटर्न एज्यूम करके चलिए, ताकि अगर कोई टैक्सेस में चेंज हो, तो अगर रिटर्न उतना अच्छा नहीं मिल पाए तो आपको डिसअपॉइंटमेंट नहीं हो। तो क्योंकि जो एज्यूम रेट ऑफ रिटर्न है उसके बेसिस पे ही आप अपनी इन्वेस्टमेंट अमाउंट डिसाइड करते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बट हाँ, मैं ये कह सकता हूं कि 15 साल में डेफिनेटली इनको रिटर्न 12% से ज्यादा मिलना चाहिए, बट जैसा मैंने कहा एज्यूम जो है थोड़ा रियलिस्टिक करके चलिए। ये पूछना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि अक्सर ऐसा लगता है निवेशकों को कि शेयर बाजार हो या म्यूचुअल फंड हो, अगर वो पैसा डाल रहे हैं तो उन्हें 30%, 35%, 40% रिटर्न आना चाहिए, जो फंड्स में आता है, जो सेक्टर में आया है। लेकिन जब आप लंबी अवधि में जाते हैं तो एक एवरेज रिटर्न कितना होना चाहिए वो आप ध्यान रखिए। जो 12 से 13% म्यूचुअल फंड होता है, 15-17% इक्विटी डायरेक्टली होता है। सो वही एक रीजनेबल रिटर्न है। उससे ज्यादा कमा रहे तो ये बाय चांस हो सकता है, लेकिन रेगुलरली आता रहे ये थोड़ा मुश्किल होता है। बाकी आपको राय दी गई है, आप उसके हिसाब से अपनी रणनीति बना सकते हैं। अब पुणे से ही हमारे साथ तुषार जी मौजूद हैं, तुषार डिमले साहब मौजूद हैं। तुषार जी नमस्कार, क्या सवाल है पूछिए। जी सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग तुषार जी, गुड इवनिंग, क्या सवाल है? सर मेरा एक्चुअली क्वेश्चन है, मैंने ऑलरेडी आपको फंड भेजे हुए हैं मेरे। हाँ जी, मैं टोटल 7 इन्वेस्टमेंट है, 7 SIP चालू है मेरा। और मेरा अभी जो कॉर्पस है, मैं अभी 32 ईयर्स का हूँ पुणे में, और मुझे एक्चुअली 25 से लेके 30 ईयर तक मुझे प्लान करना है SIP टोटल। और उसके बाद मुझे SWP करना है, तो मैं थोड़ा अमाउंट निकाल के मेरा जो उस टाइम पे मेरा खर्चा रहेगा दे दीजिए। तो तुषार जी, आपने 15 करोड़ रुपए के लक्ष्य की बात की है 25 से 30 सालों में, राइट? राइट, यस सर। और आपका जो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो करीब 6 लाख पहुंच चुका है, राइट? यस राइट। ओके। दूसरी चीज, आपने जो SWP की बात की है वो आप 30 साल बाद एग्जीक्यूट करेंगे। जी। और एक और चीज, क्या आप स्टेप अप करने की कैपेसिटी में हैं? अगर आपको हेमंत सर राय दे कि आपको थोड़ी SIP बढ़ानी पड़ेगी, तो क्या आप बढ़ा सकते हैं साल दर साल उसे? जी सर, कोई इशू नहीं। ओके। तो हेमंत सर, पोर्टफोलियो आपको भेजा हुआ है। सबसे बढ़िया चीज की इनकी एज इनके फेवर में है, तो इन्होंने बहुत राइटली समय पर प्लानिंग की है। तो अगर ये 30 साल भी लेके चले, आज के इनके 32 साल की एज में जोड़ दूं तो 52 साल तक ये अपना रिटायरमेंट प्लान कर रहे हैं, और वहां पर 15 करोड़ का लक्ष्य साध रहे हैं। लक्ष्य जरूर बड़ा लग रहा है देखने में, लेकिन क्योंकि अवधि इनके हाथ में है तो थोड़े से स्टेप अप से काम इनका हो भी सकता है। आप पहले तो अपनी राय दीजिए क्या करना चाहिए इसमें। दूसरा, इनका जो फंड्स आपको भेजे गए हैं उस फंड्स में थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन है, क्योंकि उसमें इन्होंने सेक्टोरल भी ले रखे हैं, टेक्नोलॉजी फंड्स भी ले रखे हैं, मिड स्मॉल भी एडेड हैं, तो ये थोड़े एग्रेसिव साइड पर हैं अभी तक। आप कैसे रीड कर रहे हो? हाँ जी, समझ आती। पहले इनका टारगेट को देखते हैं।
जैसे उन्होंने कहा कि इनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो करीब 14,500 की इन्वेस्टमेंट अभी कर रहे हैं, 7 फंड्स हैं इनके पास। समय इनके पास काफी लंबा है, उन्होंने कहा 25 से 30 साल का समय है। तो हम दोनों टाइम, जैसे उन्होंने कहा भी है कि दोनों में कितना ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हालांकि इनका टारगेट जो है वो 15 करोड़ का है। तो फिर से अगर हम 12% का रिटर्न मान के चले तो 25 साल में करीब करीब 3 करोड़ का कॉर्पस बनेगा। 30 साल अगर ये कंटिन्यू करते हैं प्रोसेस तो करीब 7 करोड़ का कॉर्पस बनेगा इनके पास। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि काफी बड़ा गैप है, जितना कॉर्पस इनको एक्यूमुलेट करना है और जितना ये कर पाएंगे जो इनकी करंट इन्वेस्टमेंट है। बट क्योंकि जैसा आपने बिल्कुल बात की उनसे अभी के स्टेप अप कर पाएंगे कि नहीं, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि पावर ऑफ कंपाउंडिंग की वजह से उसका जो रिजल्ट है वो कहीं ज्यादा बेहतरीन आपको देखने को मिलता है। तो इन्हीं के एग्जाम्पल को अगर हम लेके चले, 30 साल का समय लेके चले, अगर ये 10% से अपनी इन्वेस्टमेंट को हर साल बढ़ाएं, जिसको हम स्टेप अप एसआईपी बोलते हैं, तो इनका जो टारगेट जो अचीव कर सकते हैं वो करीब 14 करोड़। तो जैसा कि आप देखेंगे कि इनकी जो करंट इन्वेस्टमेंट है उससे कंटिन्यू करें, 10% से अपनी एसआईपी बढ़ाएं, 25-30 साल तक अपने प्रोसेस को अनइंटरप्टेडली कंटिन्यू करें। बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, 30 साल का समय बहुत लंबा होता है। आई थिंक एक इंपॉर्टेंट है, क्लैरिटी रखें अपने दिमाग में कि एसआईपी का सबसे बड़ा फायदा वही है कि मार्केट में वॉलेटिलिटी होने के बावजूद भी आपको फायदा होता है, क्योंकि आप एवरेजिंग का फायदा उठाते हो। तो एक डिसिप्लिन रखना है इस प्रोसेस को 30 साल तक कंटिन्यू करने के लिए। 10% से अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाइए, 14 करोड़ तक आप पहुंच पाएंगे। अब अगर हम इनके फंड्स की बात करें तो 7 फंड में से मुझे लगता है इनके पोर्टफोलियो को डेफिनेटली बदलाव की जरूरत है। 3 सेक्टर फंड है, तो कहीं ना कहीं एक बैंकिंग फंड है, 2 टेक्नोलॉजी फंड है। देखिए, सेक्टर फंड में हमेशा पोटेंशियल रहता है कि अगर आपकी टाइमिंग सही हो, आपने अगर सेक्टर सही चुना हो, तो वो आपको बेहतरीन रिटर्न दे सकते हैं डाइवर्सिफाइड फंड्स के मुकाबले में। लेकिन उसमें ऐसे पीरियड्स भी होंगे जब वो परफॉर्म नहीं करेंगे, ऐसे पीरियड्स भी होंगे जब गिरावट में वो बहुत ज्यादा गिरेंगे। एज एन इन्वेस्टर, जब आप एक नॉर्मल इन्वेस्टर हो, आपका कंफर्ट लेवल इक्विटी से आने में समय लगता है। उसके साथ अगर आपके पोर्टफोलियो में जरूरत से ज्यादा वॉलेटिलिटी हो तो कहीं ना कहीं वो आपके प्रोसेस में रुकावट डालता है। और जैसा मैंने पहले कहा, सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप अनइंटरप्टेडली अपना प्रोसेस को 30 साल कंटिन्यू करें। तो मेरा ये मानना है कि वो जो 3 फंड है वहां से निकल के ये वेल डाइवर्सिफाइड फंड में जाए, उसके अंदर उनकी 4,500 की इन्वेस्टमेंट है। फिर इनके पास एक एक्सेस ब्लू चिप है जो लार्ज कैप में मुझे लगता है उससे बेहतर फंड्स हैं वहां पे। तो ये दोनों फंड्स, जो चारों फंड्स हैं, इसमें करीब 6,100 का इन्वेस्टमेंट है इनका। वो अगर 2 फंड ले, एक जैसे एक मल्टी कैप फंड ले लें, निपॉन मल्टी कैप, जहां पे 3,100 रुपए डाले, इसमें इनको तीनों सेगमेंट में एक्सपोजर मिलेगा, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। और दूसरा एक लार्ज एंड मिड में ले लें, कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड, जहां पे वो 3,000 रुपए इन्वेस्ट करें। इसमें मिनिमम 35% दोनों सेगमेंट में होगा, बाकी 30 फंड मैनेजर के डिस्क्रिप्शन पे। तो होगा क्या, पोर्टफोलियो में जो अननेसेसरी रिस्क है वो कम हो जाएगा, वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, ओवर ए लॉन्गर पीरियड टाइम स्टेबिलिटी होगी, अच्छा परफॉर्म करेगा। तो कुछ बदलाव, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अपनी इन्वेस्टमेंट को 10% हर साल बढ़ाइए। तो थोड़े से बदलाव और साथ साथ थोड़ा सा स्टेप अप, ये 2 चीजें तो आपको अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना है। और हेमंत सर आपको यही समझा रहे थे कि किसी भी एक सेक्टर में आप तभी निवेश करें जब आपकी टाइमिंग सही हो, और वरना वहां पर रिस्क भी बढ़ सकता है और ओवर एक्सपोजर की वजह से दिक्कतें भी आ सकती हैं। तो इस लिहाज से भी आप थोड़ा रणनीति अपनी बनाइएगा। आगे बढ़ते हैं, अब हमारे साथ संदीपन जी का एक सवाल आया है। संदीपन जी की उम्र करीब करीब 56 साल है और इनका निवेश रफली 1.5 लाख रुपए के आसपास की एसआईपी है। संदीपन जी हमारे साथ मौजूद भी है इनफैक्ट। संदीपन जी नमस्कार। नमस्कार, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं हमसे। बस माई मंथली इन्वेस्टमेंट अराउंड 1,56,000 पर एनम। डिटेल आई हैव ऑलरेडी सेंड, ठीक है जी। मेरा 2000 प्लान है 2026 से 2 करोड़ प्लस एसआईपी एसडब्ल्यू की करने का। एंड मैं चाहता हूँ थोड़ा, मैंने रिवेरेंस किया मेरा फंड, तो आप देंगे से ही मालूम पड़ेगा आपको। नहीं, कौन सा फंड में मैं इस मतलब जो मैंने फंड लिस्ट भेजा है उसमें कौन सा फंड में मैं एसडब्ल्यू को कर सकते, सो दैट अभी से ही मैं एसडब्ल्यू के लिए फंड वहां पे थोड़ा थोड़ा करके मैं एक्यूमुलेट कर सकूं। ओके, और आपको 2 साल के अंदर ये बदलाव करने हैं, राइट? मेरे को 2026 से एसडब्ल्यू स्टार्ट करने का, लेकिन अभी से फंड एक्यूमुलेट करने का, मतलब ये जो 2.25 करोड़ प्लस एसडब्ल्यू जो चल रहा है वो 2029 तक चलने वाला है। Okay, यही फंड से मेरे को एसडब्ल्यू की एक्यूमुलेट करने का, व्हिच आर द फंड्स टू बी सूटेड फॉर मी। ओके ओके। तो हेमंत सर,
इंटरेस्टिंग सवाल है। करीब 1.5 लाख रुपए की एसआईपी चल रही है जो कि 2029 तक चलेगी, लेकिन 2026 से ये एसडब्ल्यूपी में शिफ्ट करना शुरू करेंगे। तो इनका ये सवाल था कि जो इनके पास फंड्स हैं ऑलरेडी, इन फंड्स में से कौन से ऐसे फंड्स को आप सूटेबल मान रहे हो जहां पर ये एसडब्ल्यूपी के तौर पर फर्दर एक्यूमुलेशन कर सकते हैं? आपकी राय क्या है, क्या करना चाहिए इन्हें? वो भी देखिए, सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि आई थिंक बाकी दर्शकों के लिए भी कि सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान एक बहुत ही स्मार्ट और एफिशिएंट तरीका है किसी भी निवेशक के लिए अपनी रेगुलर इनकम जनरेट करने के लिए। सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आप मार्केट लिंक प्रोडक्ट में होने के बावजूद आप पूरे श्योर है कि आपको कितना पैसा हर महीने चाहिए उतना पैसा आपको मिलेगा। साथ ही यूजुअली क्या होता है, जो आप ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट में जाते हैं ना, आप डिविडेंड लेते हैं या कुछ इंटरेस्ट लेते हैं तो वो आपकी इनकम में ऐड होता है, टैक्सेशन बहुत ज्यादा होता है। यहाँ पे क्या है, क्योंकि आप मार्केट लिंक प्रोडक्ट में है और मान लीजिए इक्विटी का टैक्सेशन है, स्पेशली जो उन्होंने फंड चुने हैं, मल्टी एसेट फंड है, बैलेंस एडवांटेज फंड है या हाइब्रिड फंड है, इनमें इक्विटी का टैक्सेशन मिलता है, तो आपके जो रिटर्न्स है वो भी टैक्स एफिशिएंट है। साथ ही पैसा निकालने के साथ साथ आपके पोर्टफोलियो में ये मौका रहता है कि आपकी जो ग्रोथ है वो होती रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको आज की इनकम की रिक्वायरमेंट भी पूरी करनी है और आगे जाके ये भी इंश्योर करना है कि आपका पैसा जो है इन्फ्लेशन के हिसाब से बढ़ता रहे, क्योंकि नहीं तो आपको जो पैसे की वैल्यू है वो कम होती रहेगी। तो बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है और मैं कहूंगा कि इनका जो डिसीजन है एसडब्ल्यूपी को इस्तेमाल करने का, अपने लिए रेगुलर इनकम जनरेट करने का, वो बहुत ही अच्छा है। जैसे मैंने कहा, इन्होंने जो फंड चुने हैं स्पेशली जो एसडब्ल्यूपी के लिए, जैसे मैंने कहा उसमें बैलेंस एडवांटेज फंड है, इक्विटी हाइब्रिड फंड है, मल्टी एसेट फंड है और एक इक्विटी सेविंग फंड है शायद कोटक का। तो मुझे लगता है वहां पे, क्योंकि इनको ओवर ए लॉन्गर पीरियड एसडब्ल्यूपी से पैसा निकालना है, तो उसकी जगह में अगर आप कोटक बैलेंस एडवांटेज ले लें तो टैक्सेशन दोनों में इक्विटी का है, लेकिन वहां पे रिटर्न थोड़े आपको ज्यादा मिल सकते हैं। तो एक ही बदलाव मैं कहूंगा, जो फंड्स आपने चुने हैं एसडब्ल्यूपी के लिए, बाकी फंड सही है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब आप एसडब्ल्यूपी से पैसा निकालें तो इंश्योर कीजिए कि आप बहुत एग्रेसिवली इसमें से पैसा नहीं निकाल रहे हो। जैसे मैंने कहा, एक नॉर्मली हम कहते हैं कि 6% के करीब आप निकालिए, ताकि आपको पोस्ट टैक्स रिटर्न भी अच्छा मिले और आपकी जो फ्यूचर की जो ग्रोथ है वो भी अच्छी होती है। तो एक बदलाव अपने पोर्टफोलियो में, और जैसा मैंने कहा विड्रॉल जो है वो थोड़ा रीजनेबल लिमिट में रखिए, ताकि वो पैसा लंबे समय तक आपको इनकम जनरेट करके देता रहे। तो बदलाव थोड़ा बहुत और विड्रॉल 6% 7% या रीजनेबल जो आपको बताया अभी हेमंत सर ने, अकॉर्डिंगली आप यहां पे कर सकते हैं। और बाकी मेजरली सारे फंड्स आपके सही हैं, बारिंग फ्यू जिनको निकलने की बात आपको ऑलरेडी हेमंत सर कर चुके हैं, बदलाव की बात आपको हेमंत सर कर चुके हैं। एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटेंगे। कुछ और दर्शक भी हैं जिनके सवालों को हम शामिल करेंगे छोटे से ब्रेक के उस बाद। आप देख रहे हैं योर मनी, और योर मनी में हम बातचीत कर रहे हैं आज आपके सवालों के ऊपर, और हेमंत रुस्तगी सर मौजूद हैं आपके सवालों के जवाब देने के लिए। एक सवाल आया है आर्यन साहब का। इनकी उम्र 44 साल है और करीब करीब जो इनका मंथली निवेश है वो 26,000 रुपए के आसपास की एसआईपी है। 10 से 15 साल में 1 करोड़ रुपए का लक्ष्य साध के बैठे हैं। और क्या ये निवेश सही है? इन्होंने अपनी वाइफ का पोर्टफोलियो भेजा है और साथ साथ अपना पोर्टफोलियो भी इन्होंने शेयर किया हुआ है। तो हेमंत सर, आपने दोनों के पोर्टफोलियो देखे हुए हैं। इंटरेस्टिंग पार्ट यह है कि इन्होंने वाइफ के पोर्टफोलियो में भी कुछ स्मॉल कैप रखे हुए हैं और अपने पोर्टफोलियो में भी इन्होंने कुछ स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप का एक ब्लेंड बना के रखा हुआ है। क्या राय रखते हो आप? क्योंकि मोरलेस दोनों का पोर्टफोलियो सेम सा दिख रहा है, आपकी राय? नहीं, आई थिंक अगर हम स्मॉल कैप या इस तरह के फंड्स की बात करें, क्योंकि समय काफी लंबा है, तो कुछ प्रोपोर्शन डेफिनेटली हर सेगमेंट में होना ही चाहिए। तो आई थिंक वो सही है। इनके पोर्टफोलियो में कमेंट करो उससे पहले इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है सुमित, उसके बारे में बात करना चाहता हूं। जैसे इन्होंने कहा कि इनका जो टाइम होराइजन है वो 10 से 15 साल है। काफी बार हमने देखा है कि निवेशक जो है वो टाइम होराइजन को थोड़ा सा कैजुअल लेते हैं कि चलिए 10 से 15 साल है, बट ये जानना जरूरी है हर निवेशक के लिए कि उसमें काफी फर्क पड़ता है। अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट स्पेशली अगर इक्विटी फंड में 10 साल कंटिन्यू करते हो और उसको आप एक्चुअल में आपका टाइम होराइजन 15 साल है, तो 5 साल में पैसा 12% के हिसाब से डबल होता है। अगर मान लीजिए आप 50 लाख का पर्पस अचीव करते हो 10 साल के बाद, तो वो 5 साल के बाद 1 करोड़ हो जाएगा। उसका इंपॉर्टेंट इसलिए होता है, एक उसके बेसिस पे आप डिसाइड करते हो कितना पैसा हमें लगाना है, उसके बेसिस पे आप डिसाइड करते हो कि कितना पैसा हम एक्यूमुलेट कर सकते हैं। तो आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है एज एन इन्वेस्टर कि अपने आप टाइम होराइजन को थोड़ा डेफिनेट करिए। हाँ, ये बात सही है, जब आप बहुत पहले इन्वेस्टमेंट प्रोसेस शुरू करते हैं तो शायद अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है, लेकिन
5 साल का गैप नहीं होना चाहिए, 1-2 साल का हो तो फिर समझ में आता है, बट आई थिंक ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। जैसा आपने बिल्कुल सही कहा कि दोनों की जो पोर्टफोलियो है वो इक्विटी ओरिएंटेड पोर्टफोलियो है। आई थिंक 1-2 हाइब्रिड फंड भी है उसके अंदर। तो अगर हम ये देखें तो जैसा मैंने कहा कि इनकी जो, अगर मैं एसआईपी का ही रिटर्न देखूं तो ये इनका जो टारगेट है वो 1 करोड़ का आराम से पूरा हो जाएगा। उसके अलावा उनकी और इन्वेस्टमेंट्स है, उनकी इन्वेस्टमेंट एनपीएस में है, उनकी इन्वेस्टमेंट सुकन्या समृद्धि में भी है, पीपीएफ में भी है, वो सब इनके पोर्टफोलियो में एडिशनल और कॉर्पस बनाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि उनको टारगेट अचीव करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बट जैसा मैंने पहले भी कहा, सबसे इंपॉर्टेंट है कि इनको अपना प्रोसेस अनइंटरप्टेडली 15 साल तक कंटिन्यू करना होगा। यहाँ पे मैं 15 साल का इनका टाइम होराइजन मान के चल रहा हूँ। अब अगर हम इनके पोर्टफोलियो की बात करें, इनके वाइफ के पोर्टफोलियो में देखें तो सबसे पहले एक फंड है, कुछ बदलाव की जरूरत है। एक मिरेई एसेट का लार्ज एंड मिड है, मुझे लगता है उससे बेहतर जो है एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप फंड है, इसके बारे में मैंने पहले भी बात किया है यहाँ पे। एक स्मॉल कैप फंड है एक्सिस, अगेन मुझे लगता है उससे बेहतर फंड हो सकता है निपॉन, या तो और भी फंड्स हैं, बट एक्सिस से डेफिनेटली बेटर ऑप्शन इनको यहाँ पे अवेलेबल है। फिर एक एचडीएफसी का बैलेंस एडवांटेज फंड है, जैसा मैंने पहले भी जिक्र किया शो में, 15 साल के लिए जब आप इन्वेस्ट करते हो, मैं कह दूं कि बैलेंस एडवांटेज फंड जो कैटेगरी है वो काफी अच्छी कैटेगरी है, स्पेशली उन निवेशकों के लिए जो रिस्ट्रिक्टेड एक्सपोजर चाहते हैं इक्विटी में। बट यहाँ पे क्योंकि आप ग्रोथ देख रहे हैं, यहाँ पे आप क्योंकि एक बड़ा कॉर्पस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर आप उसको एचडीएफसी लार्ज एंड मिड के अंदर आप उसको इन्वेस्ट कर लीजिए। इनके खुद के पोर्टफोलियो की बात करूं तो 2 बदलाव मैं रिकमेंड करता हूं, ये कंसिडर कर सकते हैं उसको। एक, इनके पास क्वांट बिजनेस साइकिल फंड है जो थीमेटिक फंड है। थीमेटिक फंड के साथ इशू वही है, कितना भी अच्छा थीम हो, परफॉर्मेंस जेनेटिक होती है, उसको मॉनिटरिंग करने की क्षमता अलग होती है, तो वो देख ले। और दूसरा, जेएम फ्लेक्सी कैप की जगह, इन दोनों फंड की जगह पे एक मल्टी कैप फंड रखें, जो मुझे लगता है इनके पोर्टफोलियो में मिसिंग है, तो वहां पे कोटक मल्टी कैप रख सकते हैं। कुछ बदलाव पोर्टफोलियो में, और अगर ये रीजनेबली श्योर हो जाए अपने टाइम होराइजन के बारे में, तो मुझे लगता है बेहतर होगा, एक बड़ा कॉर्पस बना पाएंगे। तो आपको फेरबदल बताया गया है आर्यन साहब, आपके पोर्टफोलियो में, आपकी वाइफ के पोर्टफोलियो में, और किस तरह से आप इन पोर्टफोलियो को बदलाव देख सकते हैं, किन किन चीजों से निकल सकते हैं, किन किन फंड से निकल सकते हैं, कैसे कैसे अपनी निवेश की रणनीति बना सकते हैं, वो हेमंत सर आपको बता रहे थे। हेमंत सर, अब जाने से पहले टॉप 4 फंड्स आपकी तरफ से। हाँ जी, देखिए जैसा मैंने कहा, वेल डाइवर्सिफाइड फंड से हमेशा अपना पोर्टफोलियो बनाइए। अगर आप एक्जिस्टिंग इन्वेस्टर हैं तो भी कोशिश कीजिए कि अच्छे क्वालिटी के जो वेल डाइवर्सिफाइड फंड है उनको रखिए। तो कोटक मल्टी कैप फंड, एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप, बंधन कोर इक्विटी जो लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का फंड है, और मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप। तो एक फ्लेक्सी कैप फंड, 2 लार्ज एंड मिड कैप फंड और एक मल्टी कैप। तो ये 4 फंड आपकी स्क्रीन पर हैं। अगर आप नए निवेश के साथ शुरुआत कर रहे हैं, नए निवेश की शुरुआत कर रहे हैं, तो इन फंड्स के साथ अपनी शुरुआत कर सकते हैं एक बेहतर विकल्प के तौर पे, जो कि हेमंत सर आपको बता रहे हैं। हर बार की तरह हेमंत सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, दर्शकों सवालों के जवाब देने के लिए, और रैंडमली किसी भी टॉपिक पे आपसे हम चर्चा करते ही रहते हैं आमतौर पर, तो उसके लिए भी हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल अब योर मनी को ही समेटेंगे, एक ब्रेक का वक्त है, और ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला बना रहेगा।